दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। गुरुवार को अमेरिका में जारी हुए रिटेल महंगाई के आंकड़ों में सितंबर के दौरान महंगाई की दर 8.2% दर्ज की गई। महंगाई दर में हुई इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें और तेजी से बढ़ेंगी, ऐसी आशंकाएं गहरा गईं। चीन में भी महंगाई दर पिछले 2 वर्षों के दौरान सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। सितंबर के दौरान चीन में रिटेल महंगाई 2.8% दर्ज की गई। भारत में रिटेल महंगाई 5 महीने के ऊपरी स्तर पर है। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज यानी शुक्रवार को थोक महंगाई के आंकड़े जरूर जारी हुए हैं, जहां पर राहत देखने को मिल रही है। सितंबर के दौरान भारत में थोक महंगाई घटकर 10.7% रह गई है। अगस्त में ये 12.41% पर थी। सर, पहला सवाल अमेरिका की महंगाई पर। फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आगे क्या रणनीति होगी, कितनी ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं? शुभम, अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए वो फिर उसी दुविधा को और चिंता को बढ़ा रहे हैं। जैसा हमने अपने एक मनी सेंट्रल के एपिसोड में चर्चा की थी कि अमेरिका चाह कर भी न तो मंदी बुला पा रहा है, ना मांग कम कर पा रहा है और ना महंगाई पर नियंत्रण कर पा रहा है। हमने सबसे तेज और आक्रामक बढ़ोतरी देखी है पिछले दिनों में अमेरिका में ब्याज दर में, लेकिन उसका असर अमेरिका में महंगाई पर नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई की दर रिकॉर्ड पर, और खासतौर पर जो अमेरिका में पॉलिसी मेकर्स को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण महंगाई, जिसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो भारत में भी है, यानी वो महंगाई जिसमें कि आप ईंधन की कीमतों को और फूड की कीमतों को बाहर कर देते हैं, वो 40 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। और वो 40 साल का सर्वोच्च स्तर ये बता रहा है कि अमेरिका के स्ट्रक्चर में, ढांचे में, उद्योग में, फैक्ट्रीज में जो महंगाई बैठी हुई है वो निकल नहीं रही, और उस महंगाई को मदद मिल रही है डिमांड से। हमने इस पर चर्चा की थी कि अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है, जीडीपी का डेटा आया, वो भी इसे सपोर्ट कर रहा है कि ना तो डिमांड कम हो रही है और डिमांड नहीं कम हो रही है, इसलिए महंगाई में भी कमी नहीं आ रही। अब यहाँ से एक और बड़ी और काफ़ी सख्त ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही। यह माना जा रहा है कि करीब करीब 142 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी आने वाले कुछ बैठकों में, फेड अलग अलग बैठकों में कर सकता है। और अब जबकि हमारे पास महंगाई का आंकड़ा भी मौजूद है और अमेरिका में जीडीपी का आंकड़ा भी मौजूद है, तो स्पष्ट है कि ये जंग अब लंबी चलेगी। और शायद जो बात फेड को इस बात की संभावना थी कि अगले साल मार्च अप्रैल तक अमेरिका में महंगाई नियंत्रित हो जाएगी और उसके बाद ब्याज दरों को रोका जाएगा और फिर कमी का दौर शुरू होगा, ये थोड़ा और ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। भारत के लिए ये अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में मांग में कमी आई, डॉलर इंडेक्स में मजबूती, और वही सारी परिस्थितियां जो हम पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं, वो परिस्थितियां और ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही। दुनिया के शेयर बाजार भी इस सच को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व भी महंगाई को रोकने में फिलहाल अभी कामयाब साबित नहीं हो रहा है। सर, भारत में जो थोक महंगाई में कुछ नरमी दिखी है, कि आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में रिटेल महंगाई पर इसका असर देखेगा, वहाँ भी कुछ नरमी दिखेगी? भारत में थोक महंगाई के आंकड़े में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि भारत में थोक महंगाई के इस आंकड़े में बेस इफेक्ट का एक बड़ा असर था, और उस बेस इफेक्ट के कारण भी भारत में थोक महंगाई की दर नीचे आई। 2% की कमी है, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि भारत में थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है, लेकिन अगर आप गिरावट की दृष्टि से देखें तो 18 महीने के में सबसे निचले स्तर पर है, पिछले साल मार्च के हिसाब से अगर आप इसका हिसाब लगाएं। लेकिन जो गिरावट हमें भी दिखाई पड़ी तात्कालिक तौर पर, वो बेसिक मेटल्स, केमिकल और टेक्सटाइल जैसे प्रोजेक्ट में दिखाई दी। बट ज़्यादातर जगह माना जा रहा है कि ये आंकड़ा, जो हम भीतर से आंकड़े को समझने की कोशिश करें तो ये अस्थायी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो कच्चे तेल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। $90-95 पर बैरल पर भारत की बास्केट बनी हुई वहीं मौजूद है, उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आई जिस वजह से हमें लगे कि थोक महंगाई में कमी आ रही। दूसरी चीज़ ये कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस में भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन हमें दुनिया के बाज़ारों में नहीं दिखा। कमोडिटी के प्राइसेस भी आगे बढ़ने की तरफ हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि ओवरऑल बाजार में त्यौहार के बाद इन्फ्लेशन का प्रेशर और ज़्यादा आगे आने की संभावना है। आमतौर पर लैग इफेक्ट के साथ, एक अंतर के साथ महंगाई के आंकड़े हमारे सामने आते हैं। हमें इस महंगाई के आंकड़े में प्राइमरी और प्रोसेस्ड दोनों तरीके के फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट दिखाई दी, लेकिन इसी के बराबर हमारे सामने जब खुदरा महंगाई का आंकड़ा आता है तो उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई देती। और ये जो डाइवर्जेंस है या जो फ़र्क है थोक महंगाई में और खुदरा महंगाई में, ये पिछले 1-1.5 साल से लगातार बना हुआ है। तो इस आंकड़े के बाद जब अगले महीने हमारे पास थोक महंगाई का WPI का आंकड़ा आएगा तो हमें समझ पाएंगे कि क्या सही में वास्तव में कहीं कीमतों में कमी आ रही है या दिखाई दे रही है, और फिर उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि उसका असर हमारी जेब तक आएगा कि नहीं।